अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? आज आपको पता है कि जैसे पार्ट फर्स्ट हम कवर कर चुके हैं, आज पार्ट सेकंड है अकाउंटिंग टर्म्स का, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग का। तो इसमें जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे और फिर इसको हम वाइंड अप कर देंगे। बेसिकली हम काफ़ी सारी टर्म्स को कवर कर चुके हैं जिसमें हमें ये आइडिया हो रहा है कि ये टर्म्स हैं क्या, और इससे थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाता है कि ये चीज़ है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। फिर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें सारी क्लैरिटी इनकी हो जाएगी। तो चलिए आइए, जो रह गई हैं इनको हम कवर अप करते हैं। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है ट्रेड डिस्काउंट। व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट? देखो, जब भी हमें उधार पे जब हम कोई चीज़ सेल या परचेज करते हैं तो हमें एक डिस्काउंट मिलता है। उसको डिस्काउंट क्या होता है? वो आपको कुछ छूट मिलती है, रिबेट मिलता है, कोई ना कोई कंसेशन मिल जाता है, अलाउंस मिल जाता है, या आपको देना पड़ता है या आप रिसीव करते हो। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट ऐसा डिस्काउंट होता है जिसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर नहीं लिखते। अब आप क्वेश्चन करेंगे ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हम इसको क्यों नहीं लिखते? क्यों? इस वजह से नहीं लिखते कि दो तरह के हमारे पास डिस्काउंट होते हैं। एक कैश ट्रेड डिस्काउंट होता है, दूसरा होता है हमारे पास कैश डिस्काउंट होता है। एनी कंसेशन, पहले तो ये समझ लें कि होता क्या है। एनी कंसेशन गिवन बाय द सेलर टू बायर ऑन अ लिस्टेड प्राइस ऑफ गुड्स इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। जब भी जो है वो सेलर जो है वो बायर को लिस्टेड प्राइस कौन सी होती है? जब भी आप देखते हैं कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं उसके पीछे एक प्राइस लिखी हुई होती है, वो लिस्टेड या शेड्यूल्ड प्राइस होती है। ठीक है, उसमें जब डिस्काउंट, आपने अक्सर देखा होगा कि वो आपको अगर 100 रुपए की चीज है तो आपको 90 रुपीज की मिल रही है, समटाइम वो 90 रुपीज की देते हैं। तो वो बेसिकली क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट आपको दिया जा रहा होता है। उसको वो क्या करते हैं, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में ये नहीं लिखते कि जी ये 90, इस पे 10 रुपए डिस्काउंट दिया गया, ऐसा नहीं है। वो उसकी 90 रुपीज के हिसाब से कॉस्ट को कैलकुलेट करके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर लिख लिया जाता है। ठीक है, तो अब ये क्यों दिया जाता है ये भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। When selling to a fellow trader, जब आप चीजें सेल कर रहे हो, किसको? आपका फेलो ट्रेडर है, आपका जानने वाला है, आप जैसा काम करता है, तो आप उसको डिस्काउंट देते हो। हाँ भाई ठीक है, तुम ये डिस्काउंट पे ले लो, लिस्टेड प्राइस है, इसी पे आप ले जाओ। ठीक है, फिर बायर इज योर ओल्ड कस्टमर, या वो आपका पुराना कोई कस्टमर है, उसको भी आप इसी तरह से डिस्काउंट देते हो कि यार चलो फेवर दे देते हो। फिर व्हेन सेल्स आर मेड इन बल्क, जब बहुत ज्यादा तादाद के अंदर कोई चीजें खरीदी जाती हैं तो तब भी आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल जाता है। हाँ भाई, इतनी अमाउंट से खरीद लो चीजें, हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, इतना डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द बल्क डिस्काउंट होता है। आपको बल्क खरीदने पे आपको जो है वो डिस्काउंट मिलता है। अब ये तो हो गया ट्रेड डिस्काउंट के क्यों दिया जाता है और ये क्या होता है। अब अगर तो है 100 रुपए की चीज, ठीक है, इस 100 रुपए की चीज पे ये लिस्टेड प्राइस है, उस चीज की लिस्टेड प्राइस ये है, आपको ये मिल रही है 90 रुपीज में। ठीक है, लेकिन इस ट्रेड डिस्काउंट को हम कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखेंगे। कीप इन माइंड दैट के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम जो है वो ट्रेड डिस्काउंट को दर्ज नहीं करते। मींस कि यहाँ पे जो 10 रुपए का डिस्काउंट मिला है आपको, इसको आप शो नहीं करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट में। आप क्या करोगे, 100 रुपीज में से अगर 10 रुपए डिस्काउंट मिला है आपको, तो आप उसको वहां से माइनस करके जब भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे तो आप एज इट इज 90 रुपीज से डेबिट और क्रेडिट उसको कर दोगे। बात समझ आ गई आपको? ठीक है, फिर अब मजीद इसको जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। फिर हम डिस्कस कर लेते हैं कैश डिस्काउंट को। कैश डिस्काउंट जब भी, या तो ये दो सूरतें होती हैं, या तो आप कैश डिस्काउंट को देते हो या आप रिसीव करते हो, या अलाउ होता है या फिर वो रिसीव होता है। अ डिस्काउंट विच इज अलाउड आर रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ कैश रिसीव्ड्स आर कैश पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट। अगर आपकी 3 माह में आपने पेमेंट करनी है, उधार पे चीजें खरीदी हैं या बेची हैं, तो पेमेंट अगर आ जाती है टाइम से पहले तो उस पर या तो वो रिसीविंग डिस्काउंट दिया जाता है या फिर डिस्काउंट अलाउ किया जाता है। ठीक है, दो तरह से डिस्काउंट दिया जा सकता है। अब डिस्काउंट रिसीव क्या होता है और डिस्काउंट अलाउ क्या होता है? जो डिस्काउंट रिसीव्ड है इसको हम बोलते हैं कि ये हमारी इनकम है। ठीक है, ये कब मिलता है? ये मिलता है आपको परचेज पे। चीजें जब भी हमने परचेज की होती हैं और जब हम उसको जल्दी पेमेंट कर देते हैं, किसी अपने जो कस्टमर होगा, जो भी हमारा क्रेडिटर होगा, उसको पेमेंट कर देंगे। अकाउंट पेएबल था हमारा, हमने पे कर दिया, जल्दी पेमेंट कर दी, तो हमें उस पर डिस्काउंट मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि कितना है, वो डिसाइड किया जाता है या वो लिखा जाता है जब भी वो प्रोडक्ट बेचते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि ये एक टर्म यूज की जाती है 2 10 नेट 30। ठीक है, टू इस तरह से लिखी होगी आपके क्वेश्चन में। इसका मतलब ये है कि अगर 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट की जाएगी तो 2% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, वरना 30 दिन के अंदर अंदर तो पेमेंट करनी ही करनी है उसकी। ठीक है, फिर आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो इस तरह से अगर आपने पेमेंट की तो आपको 2% उस पर डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन जब भी आपको ये डिस्काउंट मिलता है कैश डिस्काउंट, तो इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर नोट करते हैं, लिखते हैं। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने अकाउंट पेबल आपका था 100 रुपए आपने पे करने थे।
ठीक है। 10 रुपए आपको डिस्काउंट मिला, वो भी आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि जी आपने 90 पे किए हैं, 10 रुपए आपको डिस्काउंट मिला है और आपके टोटल कितने थे, 100 रुपए आपने पे करना था, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में नोट किया जाता है, ये एमसीक्यूज भी आ सकता है, और ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर मेंशन नहीं किया जाता, बट अमाउंट डिडक्ट हो जाती है। फिर डिस्काउंट अलाउ है। डिस्काउंट अलाउ किस वक्त होता है, जब आप सेल्समैन हो, आपने चीजें सेल की हो और किसी से अकाउंट रिसीवेबल, पैसे उधार लेने हो, रिसीव करने हो, ठीक है। तो जब आपने रिसीव करने होते हैं, कोई आपको जल्दी पेमेंट करता है तो आप उसको कैश डिस्काउंट देते हो, तो इसको हम एक्सपेंस क्रिएट करते हैं। इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, डिस्काउंट अलाउ को एक्सपेंस कंसीडर करेंगे और डिस्काउंट रिसीव को हम इनकम कंसीडर करेंगे। होप सो आपको यहां तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास बैड डेट्स एंड अनकोलेक्टिबल, या फिर बैड डेट्स या अनकोलेक्टिबल। बैड डेट्स को समझ लें या अनकोलेक्टिबल्स को, आपने उधार पे जब भी चीजें सेल करते हैं, क्रेडिट की सेल जब भी आप करते हैं तो आपने कुछ पैसे रिसीव करने होते हैं। तो सम टाइम ऐसा होता है कि जो आपका पर्सन रिसीव जिससे पैसे लेने हैं वो आपको पैसे नहीं देता, तो आप ये सपोज कर लेते हैं कि ये मेरे बैड डेट्स हैं, ये मुझे ऐसा करता है जो मुझे कभी नहीं मिलेगा, ये मुझे नहीं मिल सकता, मैं इसको कलेक्ट नहीं कर सकता, वो बंदा डिफॉल्ट हो गया, डिफॉल्टर हो गया, ठीक है। तो इसको पढ़ लेते हैं, द अमाउंट विच इज फाइनली रिटर्न ऑफ एज अनकोलेक्टिबल। ऐसी अमाउंट जो फाइनली हम ये लिख देते हैं कि रिटर्न ऑफ कर देते हैं कि ये अनकोलेक्टिबल्स हैं, ये नहीं मिलेंगे, इज कॉल्ड एज बैड डेट्स। इट इज ट्रीटेड एज अ लॉस ऑफ बिजनेस, और ये बिजनेस के लिए एक लॉस कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि जब आपको पेमेंट नहीं मिलेगी तो वो आपका लॉस कंसीडर कहलाएगा, ठीक है। होप सो समझ आ गई होगी। फिर है डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स क्या है, जिसपे आपको खदशा होता है कि भाई ये वाला जो पैसा है, रिसीविंग है मेरी, ये मुझे नहीं मिलेगी आने वाले फ्यूचर में। आप एक एस्टिमेशन लगाते हो कि यार इतना कर्जा मुझे लगता है कि ये वाला पर्सन मुझे वापस नहीं करने वाला, ठीक है। एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ डेटर्स विच आर एक्सपेक्टेड टू बिकम बैड डेट्स ड्यूरिंग द कमिंग पीरियड आर कॉल्ड एज डाउटफुल डेट्स। जो आने वाले टाइम पीरियड के दरमियान आपको लगता है, एक्सपेक्टेड अमाउंट लगती है कि ये पैसे मुझे वापस नहीं मिलेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, डाउट है, इसमें मुझे डाउट है, डाउटफुल डेट्स कहलाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है रिजर्व फॉर बैड डेट। अच्छा, ये वाली जो टर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी की सारी जब हम क्वेश्चंस करेंगे, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, तो उसमें जब ये टर्म्स आएंगी तो आपको ये और क्लैरिफाई हो जाएगा जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये आपको बताने का मकसद ये है कि इससे आपको हाउ नाउ क्रिएट हो रही होगी कि ये बेसिकली है क्या चीज़ें, डाउटफुल डेट्स होता क्या है, ठीक है। रिजर्व फॉर बैड डेट्स, रिजर्व का मतलब है कि कोई चीज बचा के अपने पास रख लेना। आपको पता है, आपको लगता है कि कुछ टाइम पीरियड बाद मेरे जो कर्जा है मुझे वापस नहीं मिलेगा, क्रेडिट्स मुझे वापस नहीं मिलेगा, तो आप उसके लिए पहले से तैयारी करते हो, कुछ रिजर्व बना के रख लेते हो, ठीक है। रिजर्व फॉर बैड डेट्स के ये अगर ना मिला तो मैंने अपने पास से सेविंग की हुई है, उसको हम रिजर्व फॉर बैड डेट्स कहते हैं। एन अमाउंट सेट असाइड टू कवर द फ्यूचर लॉस, फ्यूचर का लॉस कवर करने के लिए कुछ अमाउंट को सेट असाइड साइड पे कर लेते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ डाउटफुल डेट्स इज कॉल्ड एज रिजर्व फॉर बैड डेट्स, ठीक है। जो डाउटफुल डेट्स में आपको पता है कि नहीं मिलेगा, उसके लिए आपने अमाउंट साइड पे करके रख ली, लॉस को कवर कर सकें, उसको आप रिजर्व फॉर बैड डेट्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो अभी हमने पे नहीं किए, वो अक्कर हो चुके हैं लेकिन अभी हमने पे नहीं किए। फॉर एग्जाम्पल सैलरीज, ठीक है, सैलरीज पूरा मंथ गुजर चुका है, काम भी लोगों ने किया है, अब आपके जिम्मे हैं, आपकी लायबिलिटी बन चुका है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बन चुके हैं सैलरीज, लेकिन अभी तक आपने वो पूरा मंथ गुजर के भी पे नहीं की, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। दोज एक्सपेंसेस विच हैव बीन इनकर्ड हो चुके हैं बट नॉट एक्चुअली पेड कॉल्ड एज अक्रूड और अनपेड। इनको हम अक्रूड एक्सपेंसेस भी बोलते हैं और अनपेड एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, जो अभी तक पे नहीं किए गए, ठीक है, और आउटस्टैंडिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रीपेड एक्सपेंस। ये प्रीपेड का मतलब होता है पेड इन एडवांस, ऐसा खर्चा जो हम ऑलरेडी पे कर चुके, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेंट। रेंट इज द एग्जांपल ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस। रेंट आपने जनवरी 1 को पे कर दिया 3 माह का, जनवरी, फेब और मार्च का आप पे कर चुके हैं, जबकि अभी आपने 1 मंथ ही उसमें रहे हैं, उस घर के अंदर रहे हैं, 1 मंथ आपने गुजारा है या कोई शॉप है उसमें, अभी 2 माह का भी आपने एडवांस दिया हुआ है, ठीक है। तो खर्चा तो 1 माह का हुआ और जो 2 माह का है वो अभी आपका प्रीपेड एक्सपेंस है, ये आपका बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट में जाएगा प्रीपेड, ठीक है। तो अब क्या हम कहते हैं कि जो रेंट है ये प्रीपेड एक्सपेंस में आता है, जो अभी तक आपने यूज नहीं, कंज्यूम नहीं किया। एक्सपेंसेस विच हैव बीन पेड इन एडवांस बट नॉट येट एक्सपायर्ड इज कॉल्ड एज अनएक्सपायर्ड और पेड इन एडवांस। उसको अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस भी बोलते हैं और पेड इन एडवांस भी बोलते हैं। दैट इज योर एसेट जो आपका बैलेंस शीट में करंट एसेट में जाता है।
फिर हमारे पास है अनअर्न्ड रेवेन्यू, ऐसी इनकम जो अभी तक हमने अर्न नहीं की लेकिन रिसीव कर लिया, रिसीव कर चुके हो लेकिन अभी कमाई नहीं है, अर्न ही नहीं किया आपने, ठीक है। जैसे कि एनी इनकम विच हैज़ बीन रिसीव्ड इन एडवांस बट नॉट अर्नड येट इज कॉल्ड अनअर्न्ड रेवेन्यू। अभी हुआ क्या कि आपने किसी से एडवांस में पेमेंट ले ली, ठीक है, अभी आपने 6 माह बाद किसी को सर्विसेज देनी है, 6 माह तक सर्विसेज देनी है आपने। जैसे कि आपने एक ट्रैवलर एजेंसी है आपकी और आपने उसको नवंबर से लेके आपने उसको जो है वो फरवरी या मार्च तक जो है वो आपने उसको सर्विसेज देनी है, ठीक है। आपने अमाउंट उससे आज ही रिसीव कर ली, अभी अमाउंट तो आ चुकी है, ठीक है, लेकिन अभी आपने वो अर्न नहीं की, अभी वो आपके जिम्मे लायबिलिटी है। इसको हम क्या बोलते हैं, अनअर्न्ड रेवेन्यू क्या बन जाएगी आपकी, लायबिलिटी है। अगर तो सपोज करो आपने जो है वो नवंबर में पेमेंट ली, नवंबर और दिसंबर गुजर चुका, तो 2 माह का आपका जो है वो इनकम बन गई और जो बाकी बचे हैं वो आपकी अभी तक स्टिल योर लायबिलिटी है, जो अभी आपके जिम्मे अदा है, अभी आपने वो अर्न नहीं किए लेकिन आप रिसीव कर चुके हो, दैट इज कॉल्ड द अनअर्न्ड रेवेन्यू। अच्छा, अभी होता क्या है कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर है वो फर्स्ट जो अप्रैल से स्टार्ट होता है 31 मार्च पे खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि अगर हमने वो कंसीडर करना होता है कि अभी अगर तो हमारा फाइनेंशियल ईयर है और हमने उसी टाइम पीरियड के दौरान ही अपने एक्सपेंसेस को या इनकम को कंसीडर करना है। जब वो नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट में जाएंगे तो वो अनअर्न्ड इनकम या क्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो इस तरह से बन जाते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो इनकी क्लैरिटी होगी, अभी जस्ट कॉन्सेप्ट पे फोकस करें, ठीक है। अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम क्या है, इनकम रिसीव्ड बट नॉट, इनकम अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड। अच्छा, अभी आप इस केस में क्या होगा अक्रूड में कि इनकम आपने अर्न कर ली है लेकिन आपने रिसीव नहीं की, ठीक है, अभी वो रिसीव करना बाकी है लेकिन आप कमा चुके हो, वो आपने अपने कागजों में उसको नोट नहीं किया। जैसे कि बैंक है, बैंक में आपने कुछ डिपॉजिट किया, बैंक इसकी एग्जांपल, बैंक में आपने कुछ अमाउंट डिपॉजिट की, उसने आपको उस पर इंटरेस्ट दिया, ठीक है, 3 माह के बाद बैंक जो है वो 6 माह के बाद इंटरेस्ट दे रहा है आपको, तो आपने उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर नोट डाउन नहीं किया जबकि उसने आपको अर्न कर चुके हो आप, तो वो आपकी इनकम क्या होगी, अक्रूड इनकम होगी, जो कि आपने भी रिसीव नहीं की लेकिन आप उसको अर्न कर चुके हो, आपने उसको दर्ज नहीं किया अपने उस टाइम पीरियड के दौरान। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो है एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं, ठीक है, तो एसेट्स को अंडरस्टैंड करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि एसेट्स की डिफरेंट आगे टाइप्स भी हैं, हमने फर्दर उसको डिवाइड भी किया है। तो एसेट कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो वैल्यू रखती है, ठीक है, उसकी कुछ हमने लिमिटेशंस को डिफाइन किया है मैंने यहाँ पे, एनीथिंग वैल्यूएबल पोजेस्ड बाय द फर्म, कोई भी ऐसी चीज़ जो फर्म पोजेस करती है जिसकी वैल्यू है वो वैल्यू रखती है, विद द फॉलोइंग 3 फीचर्स क्वालिफाइज एज एसेट, जिसमें ये 3 फीचर्स होंगे वो एसेट के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, वो एसेट कहलाएगा कि ये जी एसेट है, ठीक है। उसमें क्या क्या हो सकता है, द लीगल टाइटल ऑफ ओनरशिप, वो जो बंदा ये पोजेस कर रहा है, ये जो भी वो चीज़ है, एनीथिंग है, ठीक है, जिसकी वैल्यू है, वो जो भी पोजेस कर रहा है उसको, उसके पास उसकी ऑनरशिप होनी चाहिए, ऑनरशिप का टाइटल होना चाहिए, लीगल टाइटल होना चाहिए, जो कि स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट ने या बैंक ने या जिस भी इदारे ने आपको वो लीगैलिटीज दी हो कि जी ये आप इसके ऑनर हैं। सेकंड कंडीशन उसकी क्या है कि राइट टू यूज, आपके पास उस चीज़ को यूज़ करने का राइट, सपोज करें बिल्डिंग है, सपोज करें आपके पास कैश है, सपोज करें आपके पास जो है वो कोई गाड़ी है, कोई व्हीकल है, ये सारी चीज़ें आपके पास यूज़ होना चाहिए, राइट टू यूज़ होगा, ठीक है। फिर थर्ड चीज़ आती है राइट टू सेल, आप वो चीज़ को सेल कर सकें, आपके पास ये राइट भी हो कि आप उसको सेल कर सकें, कोई आपको ये कहने वाला ना हो भाई क्यों कर रहे हैं, दिस इज़ योर थिंग, ठीक है, तो आप उसको सेल कर सकें या उसको डिस्पोज ऑफ कर सकें, ख़त्म कर सकें, उसको बिल्कुल फिनिश कर सकें, उसको जो है सिरे से खत्म कर दें, डिस्पोज ऑफ कर दें उसको, ठीक है। तो ये जिस चीज़ में ये क्वालिटीज़ होंगी उसको हम एसेट कहते हैं सबसे पहले। फिर एसेट को हमने फर्दर डिफरेंट क्वालिटीज़ में डिफरेंट उसको डिवाइड कर दिया डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। सबसे पहले नंबर पे है हमारे पास करंट एसेट। इन करंट एसेट्स को हम शॉर्ट टाइम पीरियड एसेट्स भी कहते हैं। ऐसे एसेट्स होते हैं जो विद इन 1 ईयर वर्क करते हैं, जो 1 साल के लिए होते हैं या विद इन शॉर्ट टाइम पीरियड होते हैं। क्या होते हैं, विच आर इधर कैश आर इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, या उनको हम कैश भी कहते हैं या फिर इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश कहते हैं कि इजीली जो है वो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है, आपका जो अकाउंट रिसीवेबल है ये कैश नहीं है लेकिन इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश है। आपने जिससे पैसे लेने हैं शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, उधार क्रेडिट पे चीजें सेल की हैं, फौरन उसको कहें भाई मुझे पैसों की जरूरत है, वो आपको पैसे दे देगा, ठीक है। तो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश होती हैं या फिर ये इटसेल्फ कैश होती हैं। कौन कौन से हो सकते हैं वो हमारे पास एग्जांपल्स उसकी ये हैं
कि कैश इन हैंड हो सकता है, जो आपके पास कैश पड़ा हुआ है खुद का, बैंक बैलेंस, बैंक के अंदर जो कैश पड़ा हुआ है वो भी, अकाउंट रिसीवेबल हो सकता है, नोट्स रिसीवेबल हो सकते हैं। दीज आर ऑल द काइंड्स ऑफ करंट एसेट्स। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन करंट एसेट्स। ऐसे एसेट्स होते हैं जो नॉन करंट होते हैं, जो कैश भी नहीं होते और इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश भी नहीं होते। एसेट्स विच आर एक्वायर्ड विद अ व्यू टू होल्ड देम एंड अर्न इनकम। ऐसे एसेट्स जो हम इस नीयत से अपने पास एक्वायर करते हैं, खरीदते हैं, रखते हैं कि ये हमें अर्न करके देंगे, कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न करके देंगे, कुछ अर्निंग करेंगे बिजनेस के हट के, ठीक है। तो वो कौन से हो सकते हैं? वो फिक्स डिपॉजिट, आप अपना बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट करवा देते हैं, वहां से आपको इंटरेस्ट मिलता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देते हैं, वहां से आपको इंटरेस्ट मिल रहा होता है, इन्वेस्टमेंट। फिर ये आपके पास शेयर्स हैं, आप कहीं भी इन्वेस्ट कर देते हैं, शेयर्स खरीद के रख लेते हैं, वहां से आपको प्रॉफिट या इंटरेस्ट मिल रहा होता है। तो ये ऐसे एसेट्स हैं जो आप जो है वो एक्वायर करते हैं ताकि आप उससे और ज़्यादा अर्निंग कर सकें, ठीक है। ये बिजनेस की अर्निंग से अपार्ट फ्रॉम द बिजनेस अर्निंग होती है। फिक्स्ड आर प्लांट एसेट्स, उसको फिक्स एसेट भी कहते हैं, प्लांट एसेट भी, जैसे कि उसका नेम भी बता रहा है आपको कि फिक्स होते हैं। लाइक बिल्डिंग है, लैंड है, ठीक है, कोई प्लांट है, कोई बड़ी बड़ी मशीनरी है, आपके पास टूल्स हैं, गाड़ी है, व्हीकल है, मोटर, ये सारे के सारे आपके पास क्या है? फर्नीचर, फिक्सचर, ये सारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं जो कि आपके बिजनेस के ऑपरेशन को रन करने के लिए यूज किए जाते हैं। एसेट्स आर एक्वायर्ड टू रिटेन एंड यूज इन बिजनेस ऑपरेशन, इसलिए एक्वायर किया जाता है ताकि वो बिजनेस के ऑपरेशन में काम आ सकें। लैंड हो सकता है, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर वगैरह। दीज आर द टाइप ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ टाइप है वो है इंटेंजिबल एसेट्स। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ऐसे एसेट्स होते हैं दैट हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। यू कैन नॉट टच, आप उसको टच नहीं कर सकते, ठीक है, आप उसको जस्ट फील कर सकते हैं। ऐसे कौन से एसेट्स होते हैं? जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ, यूनिलीवर है, डिफरेंट बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब उनका क्या होता है? एक ट्रेडमार्क होता है, एक निशान होता है उनके पास, एक गुडविल भी होती है, एक पेटेंट राइट भी होता है। पेटेंट राइट के आप सेम चीज़ उसी तरह की प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है, आप नहीं बना सकते, क्योंकि उनके पास राइट्स हैं उस चीज़ के, वो उसके ऑनर हैं, उन्होंने उसकी चीज़ को फर्स्ट टाइम पब्लिश किया हुआ है। तो गुडविल आपका नाम होता है, जैसे कि आप एक फॉर्म के अबाउट, जैसे कि आईफोन है, आप बड़े उस पर ट्रस्टेबल हैं, वर्दी पर आप ट्रस्ट करते हैं किसी, ये बड़ा एक अच्छा ब्रांड है, गुडविल है, उसका नाम की गुडविल है, ठीक है, वो नाम से जाना जाता है अपने। ये भी आप उसको कोई टच तो नहीं कर सकते, लेकिन उसका एक ब्रांड है, नेम है उसका, ठीक है, वो आइडेंटिफाई करते हो आप उसको। फिर ट्रेडमार्क है, उसका कोई एक खास लोगो टाइप होता है, निशान होता है, ट्रेडमार्क होता है, जिससे वो पहचाना जाता है कि ये प्रोडक्ट है, कोई भी और बंदा उसको यूज नहीं कर सकता, और वो उसकी स्पेशलिटी होती है, उस स्पेसिफाई किया जाता है उसको उस प्रोडक्ट के साथ। तो दैट इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट एसेट इन आर एसेट्स टाइप, ठीक है। तो चलें जी, ये हमारे पास एसेट्स कंप्लीट हो गए। उसके बाद हमारे पास है इक्विटीज। इक्विटीज क्या कहते हैं? इसको सिंपल वर्ड्स में हम लायबिलिटी भी कहते हैं, ऑनर इक्विटी भी कहते हैं। अब ये दोनों का मिक्सचर होता है, इसको पढ़ लेते हैं। द राइट पोजेस्ड बाय ऑनर, द राइट पोजेस्ड क्या होता है? पोजेस करते हैं कौन कौन लोग? दो लोग, ऑनर भी और आउटसाइडर भी, अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ फर्म आर कॉल्ड इक्विटीज। ऐसी चीज जिसको जो है वो बाहर के लोग, अब आउटसाइडर कौन लोग हैं? वो जिन्होंने आपको क्रेडिट दिया है, उधार पे पैसे दिए हैं, बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये सारे आपके सप्लायर्स हो गए, ये सारे आउटसाइडर्स हैं। और ये ऑनर है, ऑनर जो खुद पैसा लगाता है, जो पैसे आप बाहर से अरेंज करते हैं, वो आपके आउटसाइडर्स होंगे। ये दोनों जब क्लेम करते हैं कंपनी के एसेट्स पे, उसको हम क्या कहते हैं? इक्विटीज कहते हैं, ठीक है। अब इसके आगे दो फर्दर टाइप्स में हमने इसको डिवाइड किया है, एक ऑनर्स इक्विटी में और एक इसको हमने लायबिलिटी में डिवाइड कर दिया। ऑनर्स इक्विटी को हम इंटरनल इक्विटी भी कहते हैं, मतलब कि जो इंटरनली जनरेट होती है, जिसको ऑनर लेकर आता है बिजनेस के अंदर। इट इज द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ऑनर ऑफ द बिजनेस, इट इज आल्सो कॉल्ड इंटरनल इक्विटी, या फिर कैपिटल फंड भी कहते हैं। जो ऑनर खुद बिजनेस के अंदर लेकर आता है, वो क्लेम करता है अपने एसेट्स पे कि यार ये मेरे एसेट्स हैं, इस कंपनी के अंदर जो एसेट्स लगाए हैं मेरा कैपिटल लगा हुआ, ठीक है। फिर लायबिलिटीज क्या होती हैं? इट इज अ क्लेम ऑफ आउटसाइडर्स अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द एंटरप्राइज। एसेट्स जो होते हैं एंटरप्राइज के, उसके अगेंस्ट जो आउटसाइडर्स क्लेम करते हैं कि भाई इसमें हमारा भी हिस्सा है, तो उसको हम लायबिलिटी कहते हैं, जो हमारे जिम्मे होती है, जो हमने पे करनी होती है उनको, ठीक है। अब इसको लायबिलिटीज को हम आगे फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज द शॉर्ट टर्म लायबिलिटी एंड द सेकंड वन इज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जिसको विद इन 1 ईयर हमने पे करना होता है, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को मोर देन 1 ईयर पे करना होता है। शॉर्ट टर्म में एग्जांपल आपके पास आ जाएगी नोट्स रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल, नोट्स पेएबल, ठीक है। और बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया, जो आपने जल्दी पे करना होता है उसको।
फिर उसके बाद है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के अंदर आपके पास लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए बैंक से लोन लेते हैं, डिबेंचर्स आ जाते हैं, शेयर्स आ जाते हैं, सिक्योरिटीज आ जाती हैं, इसको लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए आपने जो है वो लिया होता है। मोर्टगेज लोन आ जाते हैं, जो कोई चीज़ आप गिरवी रखवा के अपना सामान लेते हो, तो ये उसकी आगे टाइप्स जब हम फर्दर डिस्कस करेंगे तो हमें और ज़्यादा इसमें क्लैरिटी हो जाएगी। फिलहाल के लिए इक्विटीज़ के अंदर ऑनर्स इक्विटी और लाइबिलिटीज़ हमारे पास आती हैं और ये इसकी टाइप्स हैं। तो होप सो आज हमने जितने भी बेसिक टर्म्स थी उसको हम कवर कर चुके हैं, जो बाकी फिर हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ साथ उसको कवर करते जाएंगे। आज का लेक्चर हमारा खत्म हो चुका है। आपको कोई कन्फ्यूजन हो, किसी भी तरह का कोई नहीं समझ आया तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो आपको डेफिनेटली आपको लाइक करनी है अगर आपको अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।